अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। दिन भर की खबरों पर क्रॉस टॉक के लिए मेरे साथ हैं चौधरी इमरान अली संधू साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। जो सबसे पहले जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो पीटीआई की ज़बरदस्ती जो तलाक़ें हैं वो कौन करवा रहा है, और 3 जो मेजर रहनुमा थे जिन्होंने पीटीआई को खैराबाद का, हमने उन पर ज़्यादा जो है फ़ोकस रखना है अपना। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है श्री मज़ारी साहिबा को। श्री मज़ारी को 3 दफ़ा हाई कोर्ट ने बेल आउट करने का ऑर्डर किया, लेकिन हर दफ़ा उनको किसी नए मुकदमे में जैसे वो रिहा होकर बाहर आती धर ली जाती। जब तक उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं पीटीआई से अलग हो रही हूँ, तब तक मतलब उनकी जान नहीं छोड़ी गई। और जो सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि जो श्री मज़ारी हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी और वो किन-किन जमातों में रहीं। जो सब ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स रही हैं, चेयरपर्सन रही हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की, इसके अलावा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थी 2018 में, इसके अलावा नेशनल असेंबली की 2013 से 2018 तक मेंबर रहीं। स्टडी जो इन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने स्टडी कंप्लीट की और पीएचडी जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की पॉलिटिकल साइंस के अंदर। इसके अलावा कैडिज्म यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर रहीं, 2009 में एडिटर ऑफ द नेशन रहीं, 2013 से 2018 तक वुमेन की जो स्पेशल सीटें थी, रिजर्व सीटें उन पर रहीं, और 2008 में इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। सर जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं सबसे पहले आपका जो पहला पार्ट है उस पे आ जाता हूँ कि तलाक़ें कौन करवा रहा है। ये मलिक साहब सबको मालूम है कि कौन करा रहा है। अब तो ये ज़बान ज़द आम है। अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स में भी ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि आपको हम जितनी मर्जी बेलें दे दें, जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक आपको वो छोड़ेंगे नहीं। अब वो कौन है इसका आपको भी बेहतर मालूम है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को मालूम है। रही बात ये कि डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा तो वो हाईली क्वालिफाइड और नहायत तजर्बाकार बुजुर्ग खातून है। उनको 3 बार गिरफ्तार किया गया, 3 बार उनको बेल मिली, लेकिन मसला ये था कि जब तक वो तौबा ताइब नहीं होती, जब तक वो किनारा कशी इख्तियार नहीं करती, तब तक उनको छोड़ा नहीं जाना था। इसलिए उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जो उनके चेहरे से भी अयां था कि वो कितने कुर्ब और तकलीफ़ में वो बातें कर रही थी, और वो उनकी बड़ी मजबूरियाँ थी, उनकी फैमिली की मजबूरी थी, उनकी बेटी की मजबूरी थी। इन मजबूरियों में आके वो मसलहत का शिकार हुई हैं और उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है। जी, जो अगली खबर है वो है फवाद चौधरी के मुतालिक, जिन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। उनका कहना था कि बुनियादी रुकनियत और सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ, सियासत से ब्रेक लेने का टाइम आ गया और इमरान खान से अलहदगी का फैसला करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी पोजीशन से भी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। अच्छा, जो सर इसमें जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये सीनियर नायब सदर थे पीटीआई के। इसके अलावा 14 अप्रैल से 2021 तक और उसके बाद 10 अप्रैल 2022 तक ये फेडरल मिनिस्टर रहे। जी, जी। इसके अलावा पीटीआई को 2016 से 2023 तक ये पीटीआई के साथ रहे, और इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ के अंदर 2013 से 2016 तक इनका सफर था, और पीपी में 2012 से 2013 तक रहे। इसके अलावा आल मुस्लिम लीग में 2008 से 2012 में, और क्यू के अंदर 2002 से 2008 तक रहे। जी मलिक साहब, फवाद चौधरी साहब का जो पास्ट है वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने काफ़ी जमातों में शमूलियत इख्तियार की और वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी जमातें तब्दील की। लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो है ये इसमें जो है वो मज़ाहिर नज़र आता है कि उन्होंने ये जो पार्टी छोड़ी है या ट्वीट किया है, ये उनकी अपनी आज़ाद मर्जी से नहीं है। ये इस पार्टी को उन्होंने जो छोड़ा नहीं है, इस पार्टी को उनको छुड़वाया गया है। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो पार्टी छोड़ते तो किसी न किसी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते। उनने सियासत से ब्रेक ली है और ट्वीट किया है, और ट्वीट करने की वजह क्या है कि उनके घर को दोबारा से पुलिस ने घेरना शुरू कर दिया था। दोबारा से पुलिस उसको कस्टडी में लेना चाह रही थी। हालांकि उसके पास जो है वो प्री अरेस्ट बेल और प्रोटेक्टिव बेल भी थी, लेकिन उसके बावजूद उसे गिरफ्तार करना चाह रहे थे। गिरफ्तार करके उसे दोबारा बंद करना चाहते थे, इसलिए उसको ज़बरदस्ती उससे ट्वीट कराई गई। मैं आपको एक बात और भी वाज़ेह कर दूं कि ये जितने कैदी सियासी कैदी होते हैं ना, इनको दूसरे कैदियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे हालात मुख्तलिफ है। इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, इनको जो है वो वहाँ पे अजियतें दी जा रही हैं और इनको तोड़ा जा रहा है। इसलिए उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो इस तरह की सामने आ रही हैं, और उनको ये बावर कराया जा रहा है कि पार्टी से जो है वो आपका इनहराफ ही वाहिद हल है आपकी जान बख्शी का। ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
यहाँ पे यहाँ लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो उन्होंने खुद, जैसे उनकी साबका रिवायत है कि पार्टियां छोड़ते आए हैं, यहाँ पे लग रहा है कि उन्होंने पार्टी खुद नहीं छोड़ी, उनको छुड़वाई गई है। जी। और जो तीसरा चौसठ रहनुमा है वो है असद उमर साहब, जो उन्होंने रात लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि मैं जनरल सेक्रेटरी और कोर कमेटी के जितने भी ओहदे हैं मैं उनको छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा चौसठ ये जो असद उमर साहब हैं, ये मेंबर नेशनल असेंबली रहे 2013 से 2018 तक, उसके बाद अगेन 2018 से 2023 तक नेशनल असेंबली के मेंबर रहे। इसके अलावा ये जो फेडरल मिनिस्टर रहे पीटीआई के दौर में, फिनांस मिनिस्टर रहे, और सियासत से आने से पहले ये सीईओ थे एग्रो कंपनी के। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पे लेने वाले असद उमर साहब थे। जी जी मलिक साहब, आपको मैं बताता चलूं कि वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी इन पॉलिटिक्स असद उमर साहब, मैं इनको बड़ा हाईली रेट भी करता हूँ। ये एक बड़े मुदब्बिर किस्म के, बड़े संजीदा और बड़े आला इखलाक के मालिक और बड़े अच्छे किस्म के पॉलिटिशियन है। देखें जी, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई तो उनके चेहरे पे बड़ी कुर्ब, बड़ी परेशानी और बड़ा जो है वो उनका चेहरा जो था वो उनका अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था और वो बड़े परेशानी में मुब्तला थे। जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे एक बच्चे को उसकी माँ से अलहदा किया जा रहा हो, लेकिन वो मजबूर थे कि उनको भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। वो बता रहे थे उनके साथ वहाँ पे जो है वो बिहेव बड़ा नारवा सलूक किया जा रहा था और उन्होंने वो पार्टी यहाँ पे उन्होंने चले एक बात तो की कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने सिर्फ अपने ओहदों से जो है वो इस्तीफा दिया। इसका मतलब ये है कि उनको तोड़ने की कोशिश तो पूरी की गई होगी कि आप तो, और वो माने नहीं होंगे तो उन्होंने कहा चले आप इन ओहदों से इस्तीफा ही दे दें ताकि जो है कुछ अरसा के लिए आप इमरान खान साहब से दूर हो जाए। लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उनको भी ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाने की कोशिश की गई है, जिसमें वो कामयाब तो नहीं हो सके। हाँ, अलबत्ता इतना कामयाब ज़रूर हुए हैं कि उनसे ओहदे जो है वो छुड़वा दिए गए। जैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कहा कि इमरान खान के फैसले अगर गलत थे तो अवाम जो है वो बेहतर तरीके से ये फैसला कर सकती है। इसके अलावा कल इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और चंद एक चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे बगैर अगर मुल्क ठीक हो सकता है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। जजेस साहबान की जिम्मेदारी है कि रही सही जो जमहूरियत है उसको बहाल करने में अपना किरदार अदा करें। कोई और उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही सिवाय जुडिशरी के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीटीआई के खिलाफ बर्बरियत जारी है। 10,000 से ज्यादा जो हमारे कारकुन हैं वो गिरफ्तार हैं। तकरीबन सारी जो हमारी लीडरशिप है वो जेल में है। पार्टी के साथ जितने भी लोग खड़े हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया और इंसानी तंजीमें जो हैं वो कहाँ हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रही। सब लोग अगर मुझे छोड़ दें फिर भी मैं जिनको टिकट दूंगा वही जीतेंगी। इसके अलावा आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वर्कर्स की पकड़ धकड़ और रहनुमाओं की जबरी जो अलहदगी है उसको उसमें चैलेंज किया गया है कि रोका जाए। इसके अलावा इस पटिशन के अंदर वफाक को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को, शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज को फरीक बनाया गया है। सर देखिए जी, इमरान खान साहब ने जो स्पीच की है वो 9 मई के वाक़यात से बाद से लेके आज तक के वो जो उनकी तकरीबन एक ही स्पीच आ रही है, एक ही मुतालबात आ रहे हैं और हर टॉक शो, हर प्रोग्राम में ये एक ही बातें, एक ही किस्म की बातें डिस्कस की जा रही हैं। इमरान खान साहब के जो बातें हैं कि जी मैं इसके लिए अलहदा होने को तैयार हूँ, ये उनकी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर है। इसका मतलब ये है कि वो मुल्क की खातिर स्टेप डाउन होने के लिए तैयार है। रही बात ये कि जो लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, मलिक साहब, इसमें पहली और आखिरी जो उम्मीद नज़र आती है वो सिर्फ हमारी अदलिया है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया, आला अदलिया जो है, अदालत आलिया भी, अदालत उज़्मा भी, वो तो इंसाफ पे मबनी फैसला जात कर रहे हैं, वो तो बेलें भी ग्रांट कर रहे हैं, वो तो गैर कानूनी आर्डर्स को भी वो ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है कि जो एग्जेक्टिव है वो उन पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आइन और कानून पे अमल करने के लिए एग्जेक्टिव तैयार नहीं है। फाशिज्म हर तरफ नज़र आ रहा है, हुकूमत जो है वो बावली हुई फिर रही है और वो किसी सूरत भी आला अदलिया के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करने से रिलेक्टेड नज़र आ रही है। इब्तदाई तौर पे तो वो आर्डर जब आता है रिलीज़ करना पड़ता है, क्योंकि जेल हुकाम को भी मजबूरी है कि उनको रिलीज़ करना पड़ता है जब रोबकार आती है। जैसे रिलीज़ करते हैं फिर पकड़ लेते हैं। मुझे ये बताएं मलिक साहब, किस कानून में लिखा हुआ है कि बगैर किसी FIR के, बगैर किसी वजह के
अदालत आपको बेल दे रही है और उसको फिर पकड़ लिया जाता है। ये सरासर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बाकी तंजीमें सो गई हैं या सुला दी गई हैं या उनको इस पे बात करने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त आलमी पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, जग हंसाई हो रही है, मुल्क हमारा बनाना रिपब्लिक बन के रह गया है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है, अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है, जंगल का कानून बनाने के मुतरादिफ है। इस वक्त लगता है ऐसे ही है कि जैसे बनाना रिपब्लिक हो और जंगल का कानून नाफिज हो। जी, जो सर मेरे चंद एक सवाल हैं जो मुझे मुख्तसर से जवाब चाहिए। क्या सियासी जमातों में इतनी जुर्रत है वो किसी और सियासी जमात के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती तोड़कर अपनी पार्टियों में शामिल कराएं? एक ही लफ्ज़ में जवाब दे देता हूँ, नहीं। अगला सवाल है, क्या सियासी जमातें किसी सियासी जमात के बंदे के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो सर, दूसरा सवाल ये है कि पंजाब असम्बली के जितने भी लोग हैं वो PTI को छोड़कर दीगर जमातों में जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से अब तक किसी एक रहनुमा ने ऐलान नहीं किया। इसकी क्या वजह है? इसकी जो बेसिक वजह है वो मेरे हिसाब से तो ये मुझे नज़र आती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वो PTI का हमेशा से स्ट्रॉन्ग जो है वो सूबा रहा है। वहाँ पे एक तो जो वहाँ के लोग हैं वो बड़े सख्त जान किस्म के लोग हैं, वो इतनी जल्दी जो है वो हार नहीं मानते निस्बतन हमारे पंजाब के लोगों से। वहाँ पे उनको पता है कि अगर हम छोड़ भी दें तो इमरान खान साहब अगर किसी और को टिकट भी देंगे तो वो बन जाएगा। इसके बरक्स जो हमारा सूबा पंजाब है, यहाँ पे पॉलिटिकल ख़ानदान है, यहाँ पे पॉलिटिकल लोग हैं और यहाँ पे उनका एक किस्म का जागीरदाराना निज़ाम है कि उन्हीं ख़ानदान के बंदों ने जो है वो बनना होता है। इसलिए उनको तोड़ने पे जो है मेहनत की जाती है, उनको तोड़ लिया जाता है तो जो नया बंदा आता है उसको अगर टिकट दे भी दिया जाए तो उसके जीतने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है वो बंदे ज़्यादातर जा नहीं रहे, भेजे जा रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा पे इसीलिए मेहनत कम की जा रही है कि वहाँ पे अगर कोई नए बंदे आ भी गए तो उन्होंने जो है वो फिर भी PTI के जीतने के चांसेस। जोसेफ, अगर इमरान खान कौमी असम्बली से ना जाते, KPK और पंजाब असम्बली ना तोड़ते और एस्टेब्लिशमेंट के अपोजिट ना आते, तो क्या हालात आज चेंज होते, मुनफरद होते? हालात बिल्कुल इसके बरक्स होते। इमरान खान साहब सारा कुछ कर लेते लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना लड़ते, फिर भी चेंज होते हालात। ये PDM या दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो इमरान खान साहब का सब मिल के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब इमरान खान ऐसा बज़ाहिर PDM ने इसको कन्वर्ट कर दिया कि जैसे इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, जब इस लड़ाई को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कन्वर्ट किया गया तो हालात ख़राब ज़्यादा हुए। रही बात ये कि नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देना, नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देना भी इनकी बहुत बड़ी गलती थी PTI की, और दोनों असम्बलियाँ तोड़ना भी बहुत बड़ी गलती थी। आज के दौर में आपको बेहतर मालूम है कि कोई बंदा छोटी सी पोस्ट नहीं छोड़ता और इन्होंने 55% आबादी पे हुकूमत अपनी छोड़ दी। ये बहुत बड़ी ब्लंडर थी, बहुत बड़ी गलती थी जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत रही है। अक्सर बात ये कहा जाता है कि PTI के चंद लोग इमरान खान को बंद गली में ले गए हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। जो कानाफूसी करते थे, जो करीबी लोग थे, या हो सकता है कि उन लोगों को टारगेट ये दिया गया था कि आप इमरान खान साहब को बंद गली में ले आए और वो इस मकसद में कामयाब हो गए, और ये जितना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को फेस करना पड़ रहा है ये उन्हीं की वजह से। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि PTI को हम बैन करने के लिए कौमी असम्बली में बिल ला रहे हैं, क्या कहते हैं सर? देखें जी, ये उनका ख्वाब हो सकता है किसी भी सियासी जमात को बैन किया जाना आज के दौर में ख़ास तौर पे। माजी में भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज के दौर में ख़ास तौर पे किसी भी सियासी कुव्वत को, किसी भी सियासी जमात को बैन किया जाना तकरीबन नामुमकिन है। अगर वो कौमी असम्बली में इस तरह का बिल ले भी आते हैं तो इसकी नज़ीर पहले है पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे बिल को भी उड़ा देगी और इस तरह के किसी भी कदम को जो है वो उड़ा देगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर वो इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं तो जो वो इमरान खान साहब स्टेप डाउन हो चुके हैं पहले, उनको एक ताज़ा हवा का झोंका मिलेगा और उनको दोबारा मकबूलियत की तरफ जो है ये खुद लेके आएंगे इस तरह का स्टेप उठा के। तो सब ऐसा क्यों है कि जो भी रहनुमा जेल से रिहा होकर आता है वो फौरन यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अलहदगी का इजहार करता है? ऐसा भी तो हो सकता था वो घर जाता, बच्चों से मिलता, मशवरा करता, उसके बाद डायरेक्ट क्यों आखिर? नहीं जी, वो मेरे ख्याल में CRPC में जो है ना इसका प्रोसेस ये दे दिया गया है। पहले तो था कि 497 CRPC के तहत बेल होती थी तो फिर बंदा बाहर आता था जामिन वगैरह दे के। अब 497 के साथ शायद अमेंडमेंट हो गई है कि पहले रिलीज होते सारी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो बंदा घर जाएगा, अदरवाइज उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मुल्क की हालात पर कल इत्तेजाज अहसन साहब की आंखों से आंसू आ गए।
एतजाज़ अहसन साहब बड़े मुंझे हुए, बड़े निडर, बेबाक और बड़े आला किस्म के वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं। बल्कि वो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं। जब आइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हों तो जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो मुहिब वतन आइन पसंद, कानून पसंद इंसान है, उसकी आंखों में आंसू तो आएंगे ही। ये जो सर मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? अल्लाह पाक मीडिया को जी पैमरा कंट्रोल करता है, और पैमरा को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को पता नहीं कौन कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, जो सब पीटीआई के जितने भी रहनुमा छोड़ के गए हैं, सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया है पीटीआई के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, वो है फयाजुल हसन चौहान। तो सर यहाँ से मेरा एक सवाल है कि अगर फयाजुल हसन चौहान पीटीआई के जितने भी चीजें थे उनसे खुश नहीं थे, जब पीटीआई अरूज पर थी, ये छोड़कर आते, ये सब बातें करते, फिर मुझे मजा आता कि ये है चीज। हाँ, फयाजुल हसन चौहान साहब की जो क्रेडिबिलिटी थी पीटीआई में थी, या उससे पहले जमात इस्लामी में, या वो मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं, उस वक्त भी उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी डाउटफुल थी, अब भी बड़ी डाउटफुल है। अब वो यहाँ से जो छोड़ के गए हैं तो उन्हें बहाना तो कोई बनाना है, और वो जो जिस तरह के वो लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं या बहाने बना रहे हैं, हर पाकिस्तानी जी शऊर है, हर पाकिस्तानी बड़ा समझदार है, सबको बेहतर मालूम है कि जो जवाल के दिन में छोड़ के जाके बहाना बनाता है तो वो बहाना सिर्फ बहाना होता है। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अगर ये इक़्तिदार के दिनों में, जब ये इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे, जब ये सूबाई वज़ीर थे, उन दिनों में छोड़ के जाते कि जी मेरा ज़मीर जाग गया है, इमरान खान साहब ये बातें गलत कर रहे हैं, तो फिर हम मानते। अब तो सबको बेहतर पता है कि किस लिए वो छोड़ के गए हैं, और छोड़ने से 1-2 दिन पहले तक जो इन्होंने वो जो झंडा लहरा के जो मीडिया पे बता रहे थे, उस वक्त तक तो ये डटे हुए थे। अचानक 2 दिन में क्या हो गया है, इनका भी सॉफ्टवेयर तब्दील जो है वो अपडेट हो गया। क्या इस माहौल में हमारी अदालतें प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगी? जी बिल्कुल कर पाएंगी इंशाअल्लाह, हमें अदालतों से ही उम्मीद है, क्योंकि अगर अदालतें प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए, और हम पूरी उम्मीद है, और हमें हौसला भी रखना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी अदालतों में कैपेबिलिटी है, हमारी अदालतें इंशाअल्लाह जो है वो इस पे ओवरकम करेंगी, और इन हालात को कंट्रोल करने में आईनी किरदार अदा करेंगे। जो सर जब से पाकिस्तान बना है, पहली दफ़ा इदारे जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल पाकिस्तान के हक में तो जो जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, उस वक्त से लेकर अब तक के जो जो इकदामात हैं, ये बिल्कुल भी पाकिस्तान इनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, और इनका मुतहम्मिल नहीं है, और ये पाकिस्तान के हक में बिल्कुल नहीं है। जंगल में एक शेर होता है जो पूरे जंगल को कंट्रोल करता है, क्या हमारा पाकिस्तान भी इस तरफ जा रहा है? जा चुका है, तकरीबन जा चुका है, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे अदारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुहिब वतन हैं, हमारी अदालतें बड़ी जो है वो मुदब्बर है। इंशाल्लाह हम इसको ओवरकम करेंगे, हालात जो है वो फिर से ठीक होंगे, फिर से पाकिस्तान फले फूलेगा, तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तो सर जियो फेंसिंग के जरिए सबसे जो मेन लोग थे जिनके नाम है, हमाद अजहर, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, इसके अलावा महमूद रशीद, असलम इकबाल और मुराद रास। हमाद अजहर ने 10 दफ़ा कॉल की, जो इंतशार जो लोग फैला रहे थे उनको। इसके अलावा यास्मीन राशिद ने 41 दफ़ा, असलम इकबाल ने 16 दफ़ा, मुराद रास ने 23 दफ़ा, और महमूद रशीद ने 75 दफ़ा उनको कॉल की। जी मैं मलिक साहब इसमें बता दूं, ये जो कॉल्स की गई हैं, अब देखना ये है कि ये कॉल्स उनको रोकने के लिए की गई है या इंतशार दिलाने के लिए की गई है। कॉल तो देखिए, कॉल डाटा तो आ जाता है। मिसाल के तौर पे हम आपस में बात करने के लिए हम कॉल करते हैं, अगर कोई अच्छा हो जाए तो हम कहेंगे ये कॉल जो है ये पॉजिटिव थी। अगर उसके बाद कोई मसला खड़ा हो जाता है तो हम कहेंगे कि कॉल की गई थी इस वजह से है। जरूरी नहीं होता। कॉल्स का डाटा जो आता है या जियो फेंसिंग जो की जाती है, उसके बाद देखना ये है, या उनकी रिकॉर्डिंग्स देखनी चाहिए कि क्या ये इनको उभार रहे थे या इनको रोक रहे थे। अगर उभार रहे थे तो फिर ये बिल्कुल कानून के मुताबिक इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, किसी के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। और अगर वो उभार नहीं रहे थे बल्कि कंट्रोल कर रहे थे, तो फिर ये कॉल्स जो है उनके खिलाफ नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हो सकती। जो सिर्फ सियासी रहनुमाओं के साथ इस तरह का सलूक क्या बेहतर है? क्या आने वाली आइंदा हुकूमत इन चीज़ों से महफूज रह पाएगी? जी देखें, अब तो जो हुकूमत आएगी वो इससे 2 कदम आगे ही जाएगी ना। हमारे हालात खुद सियासी रहनुमाओं ने ख़राब किए हैं, अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में दी है। अगर क्या ही अच्छा होता अगर ये बैठकर अपने मामलात हल करते
और ये अपने मामला खुद चलाते, दूसरों के कोर्ट में ये मामला न डालते। तो सर व्लॉग के आखिर में नवाज शरीफ का एक बयान सामने आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अदलिया ने नजरिया ज़रूरत ईजाद किया, डिक्टेटरों को खुश आमदीद कहा गया, अदालत ने मुंतखब वजीर आजम को फांसी दी गई और मुतअद्दिद को जेलों में डाला गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल किया गया। इमरान खान को सादिक अमीन का टिकट दिया गया। हमारा निज़ाम इंसाफ 140 में से 129 नंबर पे है और मुख्तलिफ जजेस जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो 140 आ जाए। सर मुख्तसर। मियाँ साहब की काफ़ी बातें ठीक है, क्या ही अच्छा हो कि वो ये बातें हमें पाकिस्तान में आकर खुद यहाँ आकर हमें बताएं। और देखें जी, इन्हीं अदालतों पे जिनको कह रहे हैं ना 129 नंबर है, इन्हीं अदालतों की मरहून मिन्नत, इन्हीं से वो बेल लेके बाहर गए हुए हैं। वो इनके जो बहुत बड़े बेनिफिशरी भी हैं, उनके मुंह से ये बातें जेब नहीं देती कि वो इन पे तनकीद करें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो सब आपका थैंक यू सर। जहां रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।